गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन डिस्कस करेंगे हीट ट्रांसफ़र के टॉपिक में हीट का जो ट्रांसफ़र है थ्रू रेडिएशन या फिर रेडिएशन एनर्जी। जो टॉपिक है विकिरण ऊर्जा, वह क्या है। यहाँ पर जो विकिरण ऊर्जा है वो अपन न्यूक्लियर रेडिएशन है उसे नहीं ले रहे हैं, केवल थर्मल रेडिएशन की ही बात करेंगे। वो जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो अपन मॉडर्न फिज़िक्स में और न्यूक्लियर फिज़िक्स में बात करेंगे उसका। ओके अब ये अपन ने जो डिस्कस किया वो ये है कि रेडिएशन है जो हीट ट्रांसफ़र है वह 3 मोड में हो सकता है, 3 प्रकार से हो सकता है। उसमें कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन दे रखा था। तो जो कंडक्शन और कन्वेंशन है अर्थात चालन और संवहन है, उसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जो चालन है वह ठोसों के लिए है और संवहन है वह नॉर्मली फ्लूइड लिक्विड के लिए काम करता है, गैसेज के लिए भी काम करता है। जो रेडिएशन है उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती और निर्वात में भी काम कर सकता है। तो विकिरण है वह निर्वात में भी हीट का ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि जो विकिरण होते हैं वो एक प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होते हैं। विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं उसी का ही एक भाग होता है। तो किसी भी जो बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वह किसी भी टेम्परेचर के ऊपर है वो हमेशा रेडिएशन को एमिट करता रहता है। अर्थात अगर आप ये कहेंगे कि कोई ठंडा ऑब्जेक्ट है, कोई ठंडी बॉडी है, बॉडी से मतलब यहाँ पर है ऑब्जेक्ट कोई भी सिस्टम निकाय, जैसे आइस। तो आइस है वह भी किसी टेम्परेचर टी के ऊपर है, वह रेडिएशन को एमिट कर रहा है इनडायरेक्ट रूप से। ओके तो इसके लिए देखिए, या किसी भी पिंड का वस्तु द्वारा अपने ताप पर लगातार उत्सर्जित ऊर्जा को ही विकिरण ऊर्जा कहा जाता है। जो विकिरण ऊर्जा है वो क्या है कि कोई भी पिंड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वह किसी भी टेम्परेचर टी पर, कोई भी तापमान, अपने तापमान टी के ऊपर वह ऊर्जा का हमेशा उत्सर्जन कर रही है, एनर्जी है वह खो रही है। तो जो वो ऊर्जा खो रही है वह जिस रूप से, जिस फॉर्म में खो रही है, वह उसकी विकिरण ऊर्जा कहलाती है। विकिरण ऊर्जा है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही एक रूप है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अपन लेते हैं, जिसमें अपने सारे के सारे जो वेवलेंथ आते हैं, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, विजिबल रेंज है, गामा रेडिएशन है, एक्सरे है, टीवीएफएम है, उसी में ही यह अल्ट्रावायलेट है, उसी में ही यह थर्मल रेडिएशन भी आता है। जो थर्मल रेडिएशन की बात करें तो अब देखिए, जो थर्मल रेडिएशन है वह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का ही एक भाग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का या स्पेक्ट्रम का ही एक भाग है। तो वह उन सारे नियमों का भी पालन करता है जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम करता है। जैसे कि हमेशा जो थर्मल रेडिएशन होता है, थर्मल वेव होती हैं, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रांसमिशन करती हैं, सीधी रेखा में गति करती हैं। उसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे के सारे फिनोमेना उसमें होते हैं। अर्थात उसमें परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण सब उसमें होते हैं। और वह जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, कि जो इंटेंसिटी है वह दूरी के इन्वर्स स्क्वायर के समानुपाती होती है, उस पर भी डिपेंड करता है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ को भी यह फॉलो करता है, इंटेंसिटी 1/r²। दूसरी बात यह है कि जो हीट वेव होती हैं, जो हीट रेडिएशन होता है, वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होने की वजह से इसका जो वेलोसिटी है वह भी प्रकाश के वेग के बराबर ही होता है। इसकी वेलोसिटी c होती है, सीधी रेखा में गमन करते ही हैं, सब दिशाओं में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। वो तो इसीलिए होते हैं कि ध्यान रखिए यहाँ पर कि 1/r² है, तो इनका जो रूप है वह ध्रुवीय रूप होगा और सब दिशाओं में बराबर दिशाओं में स्फेरिकल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इसमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन सब घटनाएँ होती हैं, सभी का पालन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, और 1/r² जो अपने बोला ही था, ये सारी चीज़ें इसके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो जो रेडिएशन है या फिर हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही एक पार्ट है, और वह उन सारे के सारे घटनाओं का, सभी भौतिकी नियमों का पालन करता है जो कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम करता है। ये देखिए, थर्मल रेडिएशन आल्सो आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक अदर रेडिएशन and it exists between IR and visible range। इंफ्रारेड और विजिबल रेंज के बीच में यह एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो उसमें विकिरण होते हैं, जो थर्मल रेडिएशन होता है, वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट में जो इंफ्रारेड है, अवरक्त है, अवरक्त क्षेत्र है और दृश्य क्षेत्र है, उनके बीच में होता है।
क्योंकि जो थर्मल रेडिएशन है उसकी तरंग दैर्ध्य, उसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा थर्मल है, वह लाइट की वेवलेंथ से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इसके लिए इसीलिए इसमें माध्यम की आवश्यकता नॉर्मली नहीं पड़ती, क्योंकि रेडिएशन है, वेव्स के थ्रू ट्रांसमिशन होता है, तो इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में भी इसमें आराम से ट्रांसमिशन हो सकता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सूरज से आने वाली जो रोशनी है पृथ्वी तक पहुंचती है, उसमें बीच में बहुत सी जगह पर माध्यम नहीं होता है, तो बिना माध्यम के वो गति करके पृथ्वी तक पहुंचती है। तो यह रेडिएशन के थ्रू जो हीट कंडक्शन है, हीट ट्रांसफ़र है, वो रेडिएशन के थ्रू पृथ्वी तक पहुंचता है। इसी के बारे में कि जो रेडिएशन है उसके क्या प्रॉपर्टी है, किस प्रकार से वह अवशोषित होता है, किस प्रकार से वह ट्रांसमिशन होता है, किस प्रकार से वह रिफ्लेक्शन होता है, इन सभी के बारे में एक वैज्ञानिक थे प्रोवोस्ट। तो उन्होंने हीट एक्सचेंज की एक थ्योरी दी थी। तो उनका एक सिंपल सा हीट एक्सचेंज की एक थ्योरम है, वो यह है कि प्रोवोस्ट के अनुसार प्रत्येक वस्तु सभी ताप पर अनवरत मतलब लगातार उसमें विकिरण उत्सर्जित करती रहती है एवं साथ ही उसी ताप पर आपतित होने वाले विकिरणों का अवशोषण भी करती रहती है। जब प्रोवोस्ट ने कहा था कोई भी वस्तु है, कोई भी सिस्टम निकाय है, वह सेम टेम्परेचर के ऊपर उस पर आपतित होने वाले सारे रेडिएशन का अवशोषण भी करती है और उसी ताप पर उनका एमिशन भी करती है। यह अर्थात किसी भी वस्तु के लिए किसी भी ताप पर हर समय विकिरणों के उत्सर्जन और अवशोषण का आदान प्रदान चलता रहता है। अर्थात वस्तु है वो सेम टेम्परेचर के ऊपर विकिरण होते हैं, उनको उत्सर्जित भी करती है और अवशोषित भी करती है, तो आदान प्रदान चलता रहता है। तो इसका मतलब यह है कि उस वस्तु का टेम्परेचर किस प्रकार से डिफाइन होगा कि वह वस्तु गर्म है या ठंडी है। तो ये डिपेंड करता है कि उस वस्तु के द्वारा अवशोषित किए गए विकिरण ज़्यादा हैं या उत्सर्जित किए गए विकिरण ज़्यादा हैं। तो देखिए, अगर वस्तु का तापमान ज़्यादा है अर्थात बढ़ रहा है, इसका मतलब वस्तु पर आपतित होने वाले जो विकिरण हैं उनका अवशोषण का मान ज़्यादा है और वस्तु उसी ताप पर उत्सर्जन कम कर रही है। अगर टेम्परेचर का मान घट रहा है, कम है, इसका मतलब अवशोषण तो कम हो रहे हैं विकिरण और वस्तु है वह ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित कर रही है, इसलिए टेम्परेचर वह डाउन हो रहा है, कम हो रहा है धीरे धीरे। अगर किसी भी वस्तु का तापमान कंसिस्टेंटली कांस्टेंट है, नियत है, तो उसमें किसी भी टेम्परेचर पर उत्सर्जित होने वाले विकिरण और अवशोषित होने वाले विकिरण का मान है वह समान रहता है। अर्थात जो ऊर्जा का विनिमय है, एनर्जी एक्सचेंज है, वह थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अर्थात वस्तु है वह ऊष्मीय साम्य अवस्था में है, न तो वह ज़्यादा उत्सर्जित कर रही है न ज़्यादा अवशोषित कर रही है। अर्थात जितना अवशोषित कर रही है उतना ही उत्सर्जित कर रही है। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होने की वजह से वस्तु का जो टेम्परेचर है वह नियत रहता है। इसी में ही थर्मल रेडिएशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं और इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स भी हैं वो फिजिक्स के हिसाब से। देखिए, इसमें जो अगला पॉइंट है वो है रिफ्लेक्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन पावर, कि परावर्तन और अवशोषण जो क्षमताएं हैं वो क्या हैं। तो देखिए, कोई भी एक बॉडी ऑब्जेक्ट है, एक सरफेस है उसकी, उस सरफेस सतह पर कुछ विकिरण है वो आपतित हो रहे हैं, तो उस विकिरण में केवल अपन बात कर रहे हैं थर्मल रेडिएशन की। तो ये थर्मल रेडिएशन अच्छा, ऊष्मीय विकिरण है वो आपतित हो रहे हैं, उनकी जो एनर्जी है मैंने एच न्यू मानी है, न्यू यहाँ पर उनकी फ्रिक्वेंसी है। आप चाहें तो इनको SC/λ के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि न्यू बराबर C/λ होता है, तो उनकी एनर्जी है। जब अब ये विकिरण है किसी भी वस्तु की सतह पर गिरते हैं, आपतित होते हैं, तो उसमें 3 प्रकार के फिनोमिना होते हैं। सबसे पहला तो वह उनमें से कुछ विकिरणों को, कुछ ऊर्जा को वस्तु है वह अपनी प्रकृति के अनुसार अवशोषित कर लेती है, कुछ विकिरणों को वह अपनी प्रकृति के अनुसार है वह परावर्तित कर देती है और कुछ विकिरणों को अपनी प्रकृति के अनुसार ही वह पारगमित कर देती है। तो 3 प्रकार की इसमें घटनाएं होती हैं, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। लेकिन ध्यान रखिए कि कुल आपतित विकिरणों की ऊर्जा है वह इन तीनों घटनाओं की ऊर्जाओं के योग के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी विकिरण आए वो सारे के सारे 3 भागों में बट गए। तो जितने भी विकिरण आए उनकी कुल ऊर्जा सपोज मैंने Q मान लिया, उनकी कुल ऊर्जा Q है, तो वह ट्रांसमिशन के कारण से जो ऊर्जा है QT, रिफ्लेक्शन के कारण से जो ऊर्जा है QR और एब्जॉर्प्शन के कारण से जो ऊर्जा है QA, इन तीनों ऊर्जाओं के योग के बराबर होनी चाहिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम तो लागू होता है। तो देखिए, कुल आपतित ऊर्जा है वह रिफ्लेक्शन के कारण से प्लस
ट्रांसमिशन के कारण से प्लस एब्जॉर्प्शन के कारण से होती है। यदि आपतित तापीय विकिरणों की ऊर्जा, तापीय ऊर्जा जो विकिरणों की तापीय विकिरणों की ऊर्जा Q है, तो वह Q ऊर्जा कितने भागों में बट जाएगी या कितने प्रकार की ऊर्जाओं से मिलकर बनी होगी? 3 प्रकार की। क्यों? ट्रांसमिशन के कारण से जो विकिरण ट्रांसमिट हुए हैं उनकी ऊर्जा, जो विकिरण रिफ्लेक्टेड हुए हैं उनकी ऊर्जा, और जो अब्जॉर्प्शन जिन्होंने किया है, अवशोषित हुए हैं वो, उनकी ऊर्जा। तो तीनों के ऊर्जा के बराबर ये मान होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैं टोटल ऊर्जा का भाग देता हूँ। तो QT डिवाइडेड बाई Q प्लस QR डिवाइडेड बाई Q प्लस QA डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब देखिए QT बटे Q, तो कुल ट्रांसमिशन ऊर्जा डिवाइडेड बाय कुल आपतित ऊर्जा, तो वह हो जाएगी ट्रांसमिशन जो पावर है उसके बराबर, पारगमित क्षमता के बराबर। ऐसे ही कुल रिफ्लेक्शन ऊर्जा डिवाइडेड बाय कुल आपतित ऊर्जा, तो वह रिफ्लेक्शन पावर। ऐसे ही कुल अवशोषित ऊर्जा डिवाइडेड बाय कुल आपतित ऊर्जा, तो वो हो जाएगी अवशोषण पावर। ये सब मिलके 1 के बराबर। अर्थात अगर प्रोबेबिलिटी बेस पर कुल ऊर्जा को 1 माना जाए तो उन सभी की जो क्षमताएं होती हैं, रिफ्लेक्शन पावर, ट्रांसमिशन पावर और अब्जॉर्प्शन पावर, वो सब मिलके 1 के बराबर होने चाहिए। अगर नॉर्मली यह मान किसी भी प्योर जो अवशोषित करने वाली है या ट्रांसमिशन करने वाली है या फिर पारगमित करने वाली बॉडी है, उसके लिए मान 1 होता है और बाकी का मान 1 से कम होता है। तो किसी का भी मान T, R और A या RAT, याद रख लें RAT, याद रखिएगा इसको, R प्लस A प्लस T, उसके लिए जो मान है वह 1 होना चाहिए। अब अगर देखिए यहाँ पर इसी में अगर कोई वस्तु है उसके लिए T का मान 0 है, सपोज T बराबर 0, R बराबर 0, तो A का मान 1, अर्थात वह वस्तु उस पर आपतित होने वाले सभी विकिरणों का अवशोषण कर लेगी। इसका मतलब यह है उस पर जितने भी विकिरण आपतित होंगे उन सब का वह अवशोषण कर लेगी। ये देखिए, अगर ऐसे ही मैं कहूँ कि T बराबर 0, A बराबर 0, तो R बराबर 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह वस्तु है उस पर आपतित होने वाले सारे के सारे विकिरण हैं वो रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे, रिफ्लेक्शन में आएंगे, अर्थात परावर्तित हो जाएंगे। ऐसे ही R बराबर 0, A बराबर 0 और T बराबर 1, तो उस पर कोई भी वस्तु है उस पर आपतित होने वाले सारे के सारे विकिरण हैं वो उसमें से ट्रांसमिट हो जाएंगे, पारगमित हो जाएंगे। तो अगर कोई भी वस्तु सभी विकिरणों का अवशोषित कर लेती है तो वो एक बहुत ही उत्तम किस्म का, बेस्ट क्वालिटी का अवशोषक बन जाता है, बेस्ट क्वालिटी का अब्जॉर्बर बन जाता है। अगर कोई भी वस्तु है वह सारे के सारे विकिरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है, अर्थात 1 का मतलब 100%, तो इसका मतलब वह बेस्ट रिफ्लेक्टर है, वह सभी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और पता है इनका यूज का, बेस्ट रिफ्लेक्टर का यूज़ नॉर्मली अपन सिग्नल के